इनके मन में थोड़ी सी एक सिरहन आई। साला वैसे ही ठंड लग रही है, वैसे ही माहौल आज का डरावना है, चारों तरफ कोहरा है, और फिर ऐसे किसी की आवाज आई जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने नीलकंठ नाम के व्यक्ति के साथ घटी हुई इतनी डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गया हूं ना, जिसे सुनकर आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमें थोड़ी देर के लिए डरना है या फिर हमेशा हमेशा के लिए खौफ में चले जाना है। दरअसल ये घटना उनके साथ भी कुछ इस कदर से घटी थी कि वो भी उस सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर नहीं आ पाए थे, और फिर उनके साथ कुछ ऐसा हो गया था जिसे मैं आप लोगों को आसान शब्दों में कभी बयां भी नहीं कर सकता। कहानी के फ्लो के साथ आगे बढ़िए, बड़ा मजा आएगा आज की कहानी सुनकर। चलिए चलते हैं सन 1964 में और शुरुआत करते हैं इस खौफनाक खतरनाक घटना की कहानी की। तो नीलकंठ नाम के ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश के गांव में रहकर अच्छी खासी अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी काट रहे थे। इनके परिवार में इनके माता पिता, इनके 3 भाई और इनकी पत्नी भी थी। दरअसल सीन ये था कि बचपन से ही जो नीलकंठ जी थे ना, पढ़ाई लिखाई में बहुत बढ़िया थे। इनके भाई और ये खुद अपने ही गांव के एक मात्र स्कूल में पढ़ते थे, अलग अलग क्लासेस में पढ़ते थे। अंग्रेज़ों के ज़माने का खोला हुआ ये स्कूल था भाई, बड़ा बढ़िया वाला स्कूल था। लेकिन ना इनके जो भाई थे, 2 बड़े भाई और एक छोटा वाला भाई, उनका ना पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था। लेकिन नीलकंठ जी को पढ़ाई में बड़ा मज़ा आता था। इसी वजह से जब वो अपना कंप्लीट किए ना पढ़ाई, तो गांव के सभी लोग बोलने लगे कि गांव में देख लेना, सबसे बड़ी नौकरी नीलकंठ को ही मिलेगी। और बस इसी एक चीज़ के साथ ये नौकरी की तलाश में लग गए। बड़े हो चुके थे ना, अब नौकरी की उम्र आ गई थी। कुछ ही समय में अब शादी भी करवाने की बात चल रही थी, क्योंकि पहले के ज़माने में शादी बहुत जल्दी हो जाया करती थी। लेकिन ये ज़िद में थे कि मेरी पूरी पढ़ाई कंप्लीट होगी, उसके बाद मैं नौकरी वोकरी ढूंढने लगूंगा, तो फिर देख लेना, फिर शादी करवा देना या फिर नौकरी मिलने के बाद ही कराना भाई। लेकिन सीन ये था कि शादी वादी की बात बहुत नज़दीक आ गई थी, तो ये जगह जगह पे अपना जो फॉर्म वॉर्म होता है ना, वो भेजने लगे। फिर हुआ ऐसा कि इनको किसी एक कंपनी से अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। दरअसल ये जो कंपनी थी, ये जो ऑफिस था, इनके गांव से 16-17 किलोमीटर की दूरी पर था। वो एक थोड़े बड़े टाउन में था। जैसे ही वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, यहाँ पर छटमंगनी पटबिहा हो गई। रिस्पॉन्स लेटर में लिखा हुआ था कि नीलकंठ जी, हमको आपकी क्वालिफिकेशंस बहुत पसंद आई है। हम चाहते हैं कि आप इतनी तारीख से ज्वाइनिंग कर लें। ये दिसंबर की 1 तारीख होगी। आपको पूरे हफ्ते में मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे तक काम करना पड़ेगा और 3 दिन की आपकी छुट्टी होगी। इतनी पगार होगी। कृपया 9-9:15 बजे के आसपास दिसंबर की 1 तारीख को पहुंच जाए। जैसे ये लेटर नीलकंठ जी ने पढ़े और परिवार के सारे लोगों ने देखे, तो अलग ही खुशी की लहर इस पूरे खानदान में दौड़ पड़ी, क्योंकि इतनी बड़ी नौकरी पहली बार किसी को यहाँ पर ऐसी मिली थी। फिर क्या था, आखिरकार वो वाला दिन आ गया जब ये अपनी नौकरी करने के लिए सुबह 8 बजे उठ के अपने ऑफिस के लिए निकले। 8:30 बजे इनको अपने गांव के बस स्टॉप से बढ़िया बस मिल गई। 9 बजे के आसपास ये अपने उस टाउन में पहुंच गए जहां पर इनका ऑफिस था। वहां से बस कुछ ही मिनटों की, यानी 2 या 3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ही इनका ऑफिस था। आज का दिन तो इतना अच्छा गया यार, जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। नहीं, आज कोई भूतिया एक्टिविटी नहीं हुई है। अब थोड़ा सा आपको इनका रूटीन समझाता हूँ। अब इनका कैरेक्टर बैठ गया, अब इनका रूटीन समझो। सीन ये था कि नीलकंठ जी जहाँ पर रहते थे, जिस गांव में, जिस घर में, वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर चल के इनको बस स्टॉप तक आना पड़ता था, और यहाँ से इनको बस मिलती थी, और ये बस लगभग आधे घंटे का सफ़र तय करके एक दूसरे टाउन में पहुँचती थी जहाँ पर इनका ऑफिस था। ये इस टाउन में अपनी बस से उतरते थे और 2 मिनट तक पैदल चलकर अपने ऑफिस पहुँच जाया करते थे। इसी वजह से ये सुबह 8 बजे तो अपने घर से निकलते थे, लेकिन शाम के 7:15 बजे अपने घर पर पहुंचते थे, क्योंकि ये अपने टाउन से 6:30 बजे के आसपास बस पकड़ते थे, जो कि 7 बजे के आसपास इनके गांव पहुंचाती थी और 15 मिनट इन्हें घर पहुंचने में लगते थे। अभी तक सब अच्छा चल रहा था, किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं थी।
इनको जॉब करते करते पूरे पूरे 20 दिन हो चुके थे। एक दिन इनके ऑफिसर इनके सामने आते हैं, बोलते हैं भाई नीलकंठ, हम तुम्हारी परफॉर्मेंस से बड़े खुश हैं। आज ऑफिस का थोड़ा एक्स्ट्रा काम है, वो निपटाओ। आज तुम अपनी 6:30 बजे वाली बस नहीं पकड़ पाओगे, रात वाली पकड़ना। नीलकंठ जी को बहुत अच्छे से पता था कि रात में 10 बजे एक बस है, लेकिन परिवार वालों को तो किसी को बताया नहीं है भाई कि आज हमें ऑफिस से आने में लेट हो जाएगा। परिवार वाले, घर वाले लोग, मेरी पत्नी नई नई जो आई हुई है, मेरे भाई लोग बड़े टेंशन में आ जाएंगे। अरे ठीक है यार, ऑफिस का काम है, ऑफिस के लोग सारे खुश है, काम करने बैठ गए। ऑफिस के एक एक इंसान अपना काम कर करके घर की तरफ निकलने लगा। फिर क्या था, रात में 9 बजे के आसपास नीलकंठ जी का काम पूरा कंप्लीट हो गया और वो भी चौकीदार को बाय बाय बोल के बस स्टॉप के लिए निकल पड़े। लेकिन बस तो रात के 10 बजे आने वाली थी ना। 10 बजे आई, अब वो बस से उतरे। अब जब वो बस से उतरे ना तो दिन भर की बहुत थकान हो गई थी। यार देखो, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ शारीरिक मेहनत करो तो ही थकान होती, नहीं, मानसिक मेहनत करो तो उससे ज़्यादा थकान कई बार होती है। आप खुद नोटिस कर लेना। तो ये बहुत देर से लगे हुए थे, ऑफिस से काम करने में लगे हुए थे, इस वजह से बहुत थक गए थे। अब ये जिस बस स्टॉप में उतरे अपने घर जाने के लिए, जहाँ से इनका घर 1 किलोमीटर की दूरी पर था, उस दिन ना ऐसा हो गया था कि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। नीलकंठ जी सोच रहे थे कि यार जल्दी जल्दी मैं अपने घर को पहुंचूं। ये बढ़िया से अपने बस से उतरे और पैदल पैदल घर की तरफ जाने लगे। एक छोटी सी चीज़ मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में नहीं बताया कि ये जिस बस स्टॉप में उतरते थे अपना घर जाने के लिए ना, वहाँ से इनके घर तक का जो रास्ता था वो इतना क्लियर और इतना प्रॉपर रास्ता नहीं था, क्योंकि मैं सन 1964 की बात कर रहा हूँ, एक छोटे गाँव की। तो बात ये है ना भाई कि वहाँ पे ना ऐसे प्रॉपर रोड वोड नहीं बनी रहती थी छोटे गाँव में इतने पहले, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं हुआ था अंग्रेज़ों को गए हुए। तो वहाँ पे बहुत सिंपल सी कच्ची रोड रहती थी, कई बार पगडंडियों का रास्ता भी होता था। तो इनका जो घर जाने का रास्ता था ये थोड़ा कच्चा रास्ता था और फिर वो लिटरली पगडंडी वाला था। पगडंडी बहुत सारे लोग को नहीं समझता को मैं बताता हूँ। एक ऐसा रास्ता होता है ये कि जहाँ पर ना उबड़ खाबड़ रहता है सब कुछ, पत्थर वत्थर निकले हुए हैं, झाड़ी वाड़ी रोड में उग गई है। ऐसे रास्ते को पगडंडी वाला रास्ता कहा जाता है। रास्ते से ही पानी बहकर जा रहा है, ऐसे रास्ते होते पगडंडी। तो थोड़ा सा कच्चा रास्ता था, लगभग आधे किलोमीटर का, और फिर आधे किलोमीटर का पगडंडी वाला रास्ता था भाई। अब आज बहुत ज़्यादा ठंड थी, चारों तरफ कोहरा था और साथ ही साथ अच्छा खासा अंधेरा भी था। ना जाने आज चांदनी रात ढंग से हुई नहीं थी या फिर कोहरे ने ही पूरे आसमान को खतरनाक तरीके से ढक डाला था। ना जाने क्यों आज का ये माहौल एक अजीब सा डर मन में बैठा रहा था। ये बढ़िया बस से उतरे और घर की तरफ बढ़ चले। ये कच्चा रास्ता कंप्लीट किए ही है कि थोड़ी आगे जाकर एक खजूर का पेड़ आया। उस खजूर के पेड़ को जैसे इन्होंने क्रॉस किए ना, पीछे से किसी की आवाज आई, अरे नीलकंठ, इतनी रात गए, यहां से कहां जा रहे हो? ये घबरा गए, रुके, ये किसकी आवाज है? पीछे पलटकर देखने लगे, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दिया। दिखाई दिया तो दूर दूर तक सिर्फ एक घना अंधेरा, क्योंकि ना ही कोई स्ट्रीट लाइट थी और ना ही, जैसा मैंने बताया, चांदनी रात थी। कोई दिखाई नहीं दिया। इनके मन में थोड़ी सी एक सिरहन आई, साला वैसे ही ठंड लग रही है, वैसे ही माहौल आज का डरावना है, चारों तरफ कोहरा है, और फिर ऐसे किसी की आवाज आई जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। नीलकंठ जी ने उस आवाज को इग्नोर किए, कुछ मिनट रुक के और फिर वापस से अपने घर की तरफ चलने लगे। लेकिन अब 2-4 कदम आगे बढ़े हैं कि एक और खजूर का पेड़ आया और इस पेड़ के पास से भी इन्हें आवाज आई, अरे नीलकंठ, इतना क्यों घबराते हो? मैं हूं माधव। जैसे ही नीलकंठ जी ने माधव सुने, अरे थैंक गॉड, जान में जान आई, क्योंकि ये माधव कोई और नहीं बल्कि नीलकंठ जी का पड़ोसी ही था। नीलकंठ जी रुक के थोड़ा सा सांस लिया और बोले, अरे माधव, तुम यहाँ पर कैसे इतनी रात गए? मैं तो आज लेट हो गया था, अपने ऑफिस से लौट रहा था, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे इतने बजे? क्योंकि इस समय वक्त हो रहा था लगभग 11:15 का, और 11:15 इतने पुराने ज़माने में एक छोटे गांव में बहुत ज़्यादा समय होता था। तो नीलकंठ जी के दिमाग में आया कि यार इतनी रात गए, कोई अपने घर से बाहर कैसे निकल सकता है? आधी रात हो चुकी है। फिर अचानक से सोचे, हो सकता है
शौच के लिए आया हो, क्योंकि घर में पहले तो बाथरूम्स होते नहीं थे। चलो चलो, मैं भी घर की तरफ जा रहा हूँ, तुम भी चल लो। माधव, वैसे भी इस रास्ते के बारे में लोग उल्टी सीधी बातें कहते हैं कि यहाँ से अकेले नहीं गुजरना चाहिए। पता नहीं ये रास्ता कैसे बदनाम होना शुरू हो गया। मैं तो रोज़ अपने ऑफिस यहीं से आता जाता हूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया है, मुझे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं लगा है। ऐसा नीलकंठ जी बोले जा रहे हैं और पीछे से माधव की की आवाज़ आ रही है। बस ये चलते जा रहे हैं और माधव के कदमों की और हूँ की आवाज़ आ रही है। माधव पीछे से ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, सिर्फ रिस्पॉन्स दे रहा था। अभी तक नीलकंठ जी को माधव दिखा नहीं था, सिर्फ उसके चलने की आवाज़ आ रही थी, जैसा मैंने कहा, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था। कुछ मिनट तक चलने के बाद इस पगडंडी को भी ये दोनों ने क्रॉस कर दिए। फिर आया एक छोटा सा तालाब। इस तालाब के थोड़ी ही आगे जाके नीलकंठ जी का घर लग जाना था। लेकिन जैसे ये तालाब के पास पहुंचे तो बस्ती आ गई थी, और ऑब्वियसली उस जमाने में लाइट थी, भले ही कम होती थी लेकिन थी। लोग घरों के सामने भी रात बेरात लालटेन लटका कर रखते थे, क्योंकि जो बहुत छोटे गांव के होते थे उनको ये भी डर होता था कि कोई जंगली जानवर हमारे घर के आसपास ना जाए, घर में घुस के हमारे बच्चों को उठाकर लेकर ना चले जाए। इसलिए लालटेन लटका कर रखते थे, क्योंकि जानवरों को ज़्यादातर रोशनी से और आग से डर लगता है। तो जैसे ही माधव जी उस तालाब तक पहुंचे तो थोड़ी रोशनी दिखी और माधव जी को अपने घर की एक दीवार दिखने लगी, इस साइड वाली। अब अचानक से नोटिस किया कि अरे पीछे से कुछ चलने की आवाज़ नहीं आ रही है, माधव कहाँ चले गया। तुरंत पलटे और देखे क्या कि माधव तो है ही नहीं। ये शॉक्ड, दूर दूर तक का विजन दिखाई दे रहा है, क्योंकि लिटरली बस्ती लग चुकी थी और रोशनी दिखाई दे रही थी। माधव दिखाई नहीं दे रहा है यार, कहाँ चले गया। ये रुक के आवाज़ भी लगाए, माधव माधव कहाँ हो तुम। इतने में ही नीलकंठ जी को याद है, अरे हो सकता है इस वाले रास्ते से निकल गया हो, क्योंकि जैसे ही तालाब लगा था उसके 2 कदम आगे चल के ही एक लेफ्ट में रास्ता कट गया था। इनको ऐसा लगा कि हो सकता है माधव उस तरफ से बढ़ गया होगा, क्योंकि उस तरफ से उसका घर नज़दीक पड़ता है। मैं सीधे सीधे जाता हूँ। माधव जी 4 कदम चले ही हैं कि अचानक से इनके दिमाग की घंटी बजी। माधव की तो मृत्यु लगभग 1-1.5 महीने पहले हो चुकी थी। बस इनका दिमाग खराब हो गया। बोले ये क्या था, ये चीज मुझे पहले क्यों नहीं याद आई। नीलकंठ जी वहीं के वहीं खड़े होकर रह गए। ठंडी हवा चल रही है, कुत्तों के रोने की आवाजें सुनाई दे रही है, कहीं से उल्लू चिल्ला रहे हैं, चमगादड़ झड़ 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 करके इनके ऊपर नीचे मंडरा रहे हैं। इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। एक चमगादड़ तो उड़ के एकदम इनके कान के नज़दीक से गया, तब ये रियलाइज किए कि मुझे यहाँ पर खड़े खड़े तो 10-15 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर माधव तो आ ही नहीं सकता था, क्योंकि माधव की मृत्यु तो 1-1.5 महीने पहले ही हो चुकी है। ये गड़बड़ा के अपने घर की तरफ वापस से बढ़े और फिर जैसे ही अपने घर की दीवार तक पहुँचे हैं, उन्हें माधव का घर भी दिखाई दिया थोड़ी आगे। डर के वहीं पे फिर से सहम गए और माधव के घर के दरवाजे की तरफ देखने लगे, जो बंद था। सामने एक लालटेन लटक रहा था, धीरे 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 हिल रहा था। अचानक से उस लालटेन से किसी की परछाई घर के अंदर जाते हुए दिखाई दी है। इतने में इनके घर का गेट खोल, टक टक टक। हाँ, ये नॉर्मल हुए और वहाँ से नज़र हटा पाए, क्योंकि वहाँ पर किसी की परछाई दिखी थी। यहाँ पर गेट खुला, इनका छोटा भाई आया हुआ, हाथ में लालटेन लेके। अरे भैया, आज आप इतनी लेट कैसे हो गए। घर में सारे लोग बहुत चिंता में थे, आप 7-7:15 बजे तक आ जाते हैं, आज लगभग 11 आपको बज गए। क्या कर रहे थे भैया आप अभी तक, कहाँ थे। इन्होंने बोले अंदर चल तो सही, फिर बताता हूँ। अंदर गए हैं भैया। अब सब इनके चेहरे की उड़ी हुई रंगत को देखकर समझ गए कि कुछ तो झोल झपाटा हो गया है। इन्होंने अपने बड़े भैया से पूछे, भैया वो जो अपने पड़ोस में आखिरी वाले घर में माधव रहता था, उसकी मृत्यु हो गई है ना। भैया ने बोले हाँ, मृत्यु हो गई है। वो तेरे शादी का माहौल चल रहा था ना, उसी समय हुई थी। हम में से कोई नहीं जा पाया, हमें बस उसकी मृत्यु का कारण पता चला। ये थोड़े एक्साइटेड हो गए। हाँ भैया, कैसे हुई उसकी मृत्यु।
भैया ने बताया कि इतना इंटरेस्ट से तू क्यों पूछ रहा है आज अचानक से, तेरी तो इतनी बातचीत नहीं थी माधव से। ये भैया को A to Z पूरी बात बता देते हैं। अब भैया शॉक्ड, हो सकता है बोले कि माधव इसीलिए तेरे पास आया होगा ताकि उसके साथ जो उस रात को हुआ था वो तेरे साथ ना हो। ये बोलते हैं कि क्या हुआ था भैया? मैं जॉब और शादी के चक्कर में अपने मोहल्ले, गांव, परिवार वालों से थोड़ा टूट कर रह गया। क्या हुआ था ऐसा माधव के साथ कि उसकी आत्मा आज मेरे पास आई? भैया ने अब बताए कि इसी तरह से माधव भी उसी रास्ते से रात बेरात गुजर रहा था। वही रास्ता जिसको आज लोग ठीक रास्ता नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते पता है? क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे चोर लुटेरे घूमते हैं। दरअसल रात के 12-1 बजे के आसपास वो उसी रास्ते से गुजर रहा था और एक चोर डाकुओं की टुकड़ी थी जिसमें रहे होंगे 10-12 लोग आराम से। क्योंकि माधव कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं था, उसे अखाड़ा लड़ना आता था। वो एक साथ 4-5 लोगों को चित कर सकता था। जब तक सामने कोई पहलवान ना हो उसके सामने टिकना आसान लोगों की बस की बात नहीं थी। पक्का उस दिन कुछ चोर लुटेरे की टुकड़ी ही उसके पास आई होगी, किसी बात पर बहस हुई होगी। चोर लुटेरों ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और वहीं पर माधव की मृत्यु हो गई। सुबह सुबह गांव का ही एक व्यक्ति जो कि माधव के 2 घर छोड़ के ही रहता था, शौचालय के लिए उसी रास्ते की तरफ गया और देखा कि माधव तो वहां पर मरा पड़ा हुआ है और आसपास कुछ हथियार भी। तुरंत ही भागता हुआ आया, हल्का भी नहीं हुआ, भागता हुआ आया और माधव के घर पे सारी बात बताया। बस फिर क्या था, माधव का अंतिम संस्कार हो गया। अपन में से कोई नहीं जा पाया क्योंकि तेरी शादी वाला एकदम वो शायद हल्दी वाला दिन था कि कौन सा वाला दिन था। बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। लेकिन मैं समझ गया नीलकंठ, आज जो माधव की आत्मा तेरे पास आई थी वो तुझे किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि तुझे प्रोटेक्ट करने आई थी। सच बता रहा हूँ, अगर तेरे आसपास आज कोई भी उल्टा सीधा आदमी भटका होता ना तो माधव की आत्मा उस गलत आदमी को गलती से भी नहीं छोड़ी होती। बस ये वहीं पर ठंडे पड़ गए। इस दिन के बाद से इन्होंने कभी हिम्मत नहीं जुटाए। भाई भले ही मदद करने के लिए वो आई थी आत्मा, लेकिन थी तो वो एक आत्मा। माधव था तो एक भूत। बस कभी भी ये रात में अपने ऑफिस से घर नहीं आए, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके आ जाते हैं भैया, सब ठीक रहता है। इस घटना की जानकारी कुछ समय बाद उन्होंने अपनी बेटी को दी। जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हो गई और फिर कुछ टाइम बाद, यानी कुछ टाइम क्या, कुछ सालों बाद बेटी जब और बड़ी हो गई, उनका बेटा हो गया आयुष्मान, तो उन्होंने ये कहानी सुनाई। आयुष्मान ने बोला कि नाना के साथ तो सचमुच में कुछ बहुत ही ज़्यादा स्कैरी हुआ था, मैं कोशिश करूँगा ये पूरी दुनिया को पता चले। इसी वजह से आयुष्मान ने ये कहानी इंस्टाग्राम पर हमको लिख भेजा ताकि इसकी जानकारी, सीख और मनोरंजन आपको हम दे। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।